और जो एक बच्चा तैयार होता है वो एक स्पोर्ट्स के लिए तैयार नहीं होता, एक देश का बहुत अच्छा नागरिक तैयार होता है। जो जहाँ चने हैं वहाँ जाड़ है उड़े चने ना। जैसे चाइना का उदाहरण दे सकते हो, कोई कितने साल पहले, कुछ साल तो उसने भाग ही नहीं लिया ओलंपिक में जी, और आज कितने मेडल जीत रहे हैं। हमने सीखना चाहिए, 8 साल से शुरू कर देना चाहिए स्पोर्ट्स। तो एक हारने वाला भी तो बच्चा, उसके पास कितना कैलिबर है, बिल्कुल, और उसी के बलबूते पे तो फर्स्ट जीतने वाला गोल्ड मेडल लिया है, जीतने वाले ने मेडल लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स पे चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रेसलिंग की दुनिया में उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ जाना जाता है। हमारे आज के गेस्ट हैं आर्य वीरेंद्र दलाल सर, जो रेसलिंग दुनिया के एक बहुत ही उम्दा कोचों में से उनकी गिनती की जाती है। उनके प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, जो भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में या कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में अब तक नाम रोशन करते आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत खिलाड़ियों का कोच साहब ने प्रशिक्षण दिया है उन्हें। तो आइए स्पोर्ट्स पे चर्चा शुरू करते हैं वीरेंद्र दलाल सर के साथ। राउत सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल को, जो हार्डकोर स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, क्योंकि बहुत ही नीचे लेवल पे और जो बिल्कुल गहराई की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हो, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो, और जिन बच्चों को लाभ, जिन चीज़ों से लाभ हो सकता है, वो आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज की चर्चा शुरू करने से पहले सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका खेल के प्रति कैसे रुझान हुआ? बचपन में किससे आप इंस्पायर हुए कि आप खेलों की तरफ आए? मेरे गांव में बहुत रुचि होती थी कुश्ती की। मेरे गांव में हर घर में कुश्ती का बड़ा रुचि है, क्योंकि यहाँ के लोग सेना में, भारतीय सेना में भर्ती होते थे, और सेना में लगभग वही लोग जाते थे जो कुश्ती करते थे। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा, हमारा जो पंचायत वगैरह भी हमारी बहुत सहयोग करती थी। जो पहलवान था उसको बहुत मोटिवेट करते थे। गांव में दंगल होते थे त्योहारों पे, तो उनको देख के हम इससे मोटिवेट हुए, भाई इनकी बड़ी चर्चा होती है, बड़े इनका नाम होता है, बड़ी इज्जत होती है। तो उस चीज़ को देख के हमने कुश्ती की शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे आज आप कोचिंग करा रहे हैं, कई साल आपको हो गए हैं, आपकी एकेडमी साई के अंडर में भी है, तो जमीनी स्तर पे सर जो चुनौतियां एक आपने देखी होंगी, फील की होंगी, हमारे नए जो आज की डेट में कोचिंग करा रहे हैं लोग, मैं जानना चाहूँगा कि आपने उनसे कैसे अपना जो है निजात पाया कि उन जमीनी स्तर पे आप वो लड़ाई, कौन कौन सी आपने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे कि आप गेम को थोड़ा सा मोटिवेट करके आगे तक लेके आ पाया? कभी भी हमेशा कोई आदमी घना चोटी पर चढ़ जाता, वो भी इतना काम नहीं कर पाता। जो जिस के आदमी के दिल में को भूख रहती है ना, वो उस काम के प्रति जुनून पैदा करता है और वही काम करता है। क्योंकि उसको तो सब कुछ, भाई पैसा, इज्जत, मेडल सब कुछ मिल चुका होता है, लेकिन वो आदमी जो बीच में रह जाता है, ना नीचे का रहता ना ऊपर का, वो मेहनत करता है। हमने जो अपनी कमी रही अपने जीवन में, मैं पहले गांव में अखाड़ा था, गुरुजी धन्ना पहलवान का अखाड़ा था, वहाँ कुश्ती करते थे। फिर 10वीं के बाद हम सारी यूनिवर्सिटी में, जो भारत का सबसे पहला अर्जुन अवार्डी उदय चंद पहलवान जी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनके पास हम कुश्ती सीखने के लिए चले गए। उनका बड़ा नाम सुना था कि भाई बहुत अच्छे, दुनिया के बेहतरीन कोच है। मगर भाई बेहतरीन के पास चलेंगे, तो वहाँ उनसे हमने कुश्ती की बारीकियाँ सीखी। लेकिन जहाँ तक वो चीज़ें जो गड़बड़ हो जाती हैं बचपन में, फिर वो सुधार होने की बहुत कम संभावना होती है। तो सर मैं अगर ये कहूँ कि जो ग्रामीण स्तर पर अभी भी खेलों का जो स्तर है, और शहर के जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट हैं, सब कुछ हैं, जैसे कुश्ती हमारा बहुत पारंपरिक पुराना खेल है, ये पहले मिट्टी में खेला जाता था, जब ये मैट पे आया तो क्या कठिनाइयाँ प्लेयर्स को हुई, कुछ उसके बारे में बताइए सर। ग्रास रूट पे पहले हमारा ये था, गुरुजी कहते थे बोले भाई मैट पे जब कुश्ती लड़ते थे ओलंपिक में, उसमें हमें पीटी शूज डालते थे, तो हमारे को जूते भी नहीं मिलते थे।
तो हमारा जो ट्रेनिंग ग्रास रूट पर हमें बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि ग्रास रूट पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हर बच्चा देश का एक बार तो खेलना चाहता है जरूर, जी लेकिन उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती सही तरीके की। तो एक तो ग्रास रूट पे इतनी समस्याएं आती हैं, जिस तरह जो हम मिट्टी में कुश्ती करते हैं तो वो आधार हमारा नहीं बन पाता। जो हमने अब इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ बाउट लड़नी है तो हमें वो उसी तरह का हमारे को इक्विपमेंट चाहिए, ताकि अगर हमारा वो इक्विपमेंट का तजर्बा नहीं हो, क्योंकि मैट के ऊपर कुश्ती बहुत फास्ट चलती है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। मिट्टी के अंदर लंबी कुश्ती चलती है, लंबा टाइम लगता है। उसके अलग जैसे कच्छी वगैरह मिट्टी में पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ रूल अलग होते हैं। ग्रास रूट पर इतने हमारे को रूल की जानकारी नहीं मिलती, तो हमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो 14 साल तक ही डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद वे डेवलप नहीं होती, उसमें मामूली सुधार होता है। लेकिन जो हमें वर्ल्ड लेवल पर जाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो पाती। और हमारी अज्ञानता, जिस तरह हर आदमी को एक कोच तो बन जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता। तो सरकार की भी आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार की नज़र में मेरी रूल नियम बच्चों के लिए ऐसी गाइडलाइन, क्योंकि इनके पास पूरा सिस्टम होता है, कम से कम उसके ऊपर पहुंचाने का इस तरह का प्रयास इन करना एडवांस चाहिए। वो हर एकेडमी तक हाँ, पहुंचे। और इक्विपमेंट देने चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट से क्या होता है, एक तो जब अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे ग्रास रूट पर तो उन बच्चों को कोई एक नई चीज नहीं मिलेगी आगे, वही चीज वहां मिलेगी। और जो एक बच्चा तैयार होता है वो एक स्पोर्ट्स के लिए तैयार नहीं होता, एक देश का बहुत अच्छा नागरिक तैयार होता है। और देश उसके ऊपर अपना जोर लगाता है उसको तगड़ा करने के लिए, और फिर देश को देता भी है अपनी हर तरह से, सेना में या कहीं भी वो अपनी सेवाएं देता है देश के लिए। अच्छा नागरिक हो गए, वो संतान भी फिर वहीं से उत्तम पैदा होती हैं। तो ग्रास रूट पर हमें बहुत चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है, जब जाके हमारे को एक माँ को, माता पिता को भी, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनको भी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था इस ढंग की रखनी पड़ती है, ताकि बच्चा स्वस्थ बच्चा पैदा हो और फिर उसको अच्छे ढंग से ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा कोच मिले ग्रास रूट पर, जो बिल्कुल अच्छा साइंटिफिक ढंग से बच्चे को। क्योंकि एक सबसे पहले तो एक स्पोर्ट्स तो होता नहीं, अभी एक स्पोर्ट्स में ही बच्चा तैयार होगा। सबसे पहले तो हमें फिजिकल फिटनेस पर देखना, उसकी ग्रोथ पर देखना है, बच्चे की कितनी ग्रोथ, किस ढंग से उसकी हाइट है, फिर उसके अनुसार उसका फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है। फिर उसको देखना होता है आगे जाके, अगर इसको कौन से गेम में डालना है, कौन से गेम में इसका स्कोप है, और कौन से गेम के लिए इसका बॉडी है, तो उसके हिसाब से उसको डालना पड़ता है। तो सर इसके लिए कोई आप टेस्ट वगैरह करते हैं बच्चे का, या कैसे उसको मापदंडों पे परखते हैं कि ये बच्चा मेरी रेसलिंग के लिए सही है या किसी और गेम के लिए ये सही है? देखो, हम तो देखते हैं बच्चे को अभी, लेकिन हम किसी को मना नहीं करते, जो क्योंकि एक कम से कम हमारे पास आता है बच्चा। अब सबसे ज्यादा समस्या है ग्रामीण लेवल पर, लगा लो पूरे देश के अंदर ही नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन है। जी जी जी। तो नशे से बचने का उपाय स्पोर्ट्स है, नहीं तो कितने डॉक्टर लगाने पड़ेंगे, कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, एक व्यवस्था बिल्कुल सरकार की भी डगमगा जाएगी। तो उस बजट को इसके ऊपर पूरा पूरा लगाना चाहिए, ताकि बच्चा भाई कम से कम, अगर कोई खेल कर रहा है उस टाइम पे मोबाइल की लत लगी हुई है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो उस लत से बचाने के लिए जब 2 घंटे 2.5 घंटे आप ग्राउंड पे देगा बच्चा, तो शरीर के बारे में बहुत चीजें सीखता है, उसके प्रैक्टिकल में फिर उन चीजों में उसको आनंद आने लग जाता है, फिर उससे वे नहीं छूटती, उनका भी ऐसे ही नशा हो जाता है। तो इस तरह का नशा होना चाहिए बच्चों को, ताकि उसको आनंद भी आए। उसके ग्राउंड या हर एक गांव के अंदर स्टेडियम, जैसे अब सरकार ने भाई प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इसको और बहुत गहराई से सोचना चाहिए, इसको और अच्छे आपको देश के जो हर नागरिक अच्छा स्वस्थ चाहिए, तगड़ा चाहिए, तभी देश हमारा सुरक्षित रहेगा और मजबूत होगा। सर ये क्या बात करें ग्रामीण में, तो माता पिता जो हैं वो कितने हद तक एग्री रहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स करे? बहुत माता पिता ऐसा है, कई बार तो थोप देते हैं बच्चे के ऊपर, अगर आपने स्पोर्ट्स करना है। और जो बच्चे अच्छे इंटरेस्टेड हैं, जिनके अंदर भूख है पढ़ने की,
उनको कई बार माता पिता उनको हतोत्साहित कर देते हैं, नहीं तेरे को पढ़ना है, तेरे को नौकरी पकड़नी है, तेरे को ये करना है, उनको वो काम करने नहीं देते। तो जिस बच्चे में रुचि है, तो जब रुचि है तो उसी बच्चे को वो गेम का ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या फायदा भी उसे ही मिलेगा। हाँ, और वो बच्चा पूरा ताकि उसके अंदर फोकस करे, और फिर ऊपर लेवल तक वही बच्चा जाता है जिसके अंदर भूख होती है। तो सर आप जैसे एक फिजिकल टीचर हैं, आप सरकार के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो स्कूली लेवल पे जो ग्रास रूट हम बात करें स्पोर्ट्स की, वहीं से शुरुआत होती है, तो वहां पर कितना % बच्चे एक्टिव होके स्कूल से स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट हो पाते हैं? इसमें जी अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्कूली लेवल पर जैसे हम कर रहे हैं, हमारा तो ये स्कूल लेवल पर हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होता है, बच्चा हतोत्साहित नहीं होता। कभी उसको कोई बात हो जाए तो बहुत चीज, एक आम बच्चे में एक स्पोर्ट्स जो बच्चा करता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। आप देखना छोटे बच्चों को, जो बच्चा खेल में रुचि लेता है, खेलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है, बहुत ज्यादा। तो और भी ज्यादा ग्राउंड नहीं है स्कूलों में, जिस तरह जिनमें ग्राउंड नहीं है, दूसरे तरह की एक्टिविटी, छोटे ग्राउंड की भी एक्टिविटी है, उनको फिजिकल फिटनेस का भी इस प्रकार से बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी। मतलब स्कूलों में आप चाहते हैं सुधार की, और बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा ओलंपिक से मेडल जब हम सोचते हैं, जैसे भाई फोर्सों में हमने 10 पहलवान ले लिए एक वजन में, एक टीम में, तो इतने बड़े देश में क्या है। हाँ सही बात। कम से कम एक वेट कैटेगरी है, कम से कम बराबर के 10, 15, 20 खिलाड़ी होने चाहिए, पहलवान होने चाहिए, या कोई भी गेम के खिलाड़ी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई एक ही है, हाँ, अब बराबर में दूसरा होना चाहिए। हाँ, तो उसे कंपटीशन महसूस हो, कंपटीशन हो भाई, एक नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा कोई ना कोई, तो और उनका फिर आपस में कंपटीशन होता है, तो मेडल तभी आते हैं। जैसे हमारा 57 किलो का वेट क्लास है या 65 किलो का वेट कैटेगरी है, इन दोनों वजनों में हमारे टॉप के वर्ल्ड लेवल के रेसलर हैं। इसमें जैसे रवि दहिया का मेडल आया पहले, उसके बाद फिर अमन का भी आ गया, क्योंकि कम से कम 8-7 पहलवान बराबर के हैं, बराबर के। हाँ, 57, 61 में, 65 में भी ऐसे ही, जैसे सुशील था, बजरंग था, भाई योगेश्वर था। तो इनकी ऐसे इस छोटे वेट कैटेगरी में हमारे अच्छा कंपटीशन है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो 10-10 पहलवान हैं बराबर के, पता ना कौन सा जीत जाए। ये एक आदमी जीत जाता है उसको तो इतना महत्व दे देते हैं, और एक आदमी हार जाता है उसको कुछ पूछता है नहीं। तो एक हारने वाला भी तो बच्चा, उसके पास कितना कैलिबर है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी के बलबूते पे तो फर्स्ट जीतने वाला गोल्ड मेडल लिया है, जीतने वाले ने मेडल लिया है। तो हम ना हार वाले को भी ऐसे मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भाई ये तो फर्स्ट आ गया, इसको तो इतना ऊंचा रख दिया, और दूसरे उसको बच्चे का मेंटली तौर से भी बढ़ाया, उसका मनोबल भी नहीं बढ़ा, वो उसको कई बार सर्विस भी नहीं मिलती। अब वो जो फर्स्ट आ गया उसने तो भर्ती भी कर लिया, और सेकंड वाला जा भाई आपने करा। तो हमने कम से कम ये हर बच्चे का रखना चाहिए, अब भी जो जिसका लेवल का है उस बच्चे उस लेवल पे उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि कुश्ती की बात करते हैं, कि कुश्ती आपको क्या लगता है कि कौन सी उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए, और उसमें लड़कियों का कितना रोल है, लड़कियों का कितना रोल है, या सबके लिए वो एक ही एज होनी चाहिए? देखो जी, कुश्ती, हम तो कुश्ती या खेल कोई भी, हाँ, 8 साल से शुरू कर देना चाहिए स्पोर्ट्स। लेकिन हम जैसे पुरातन चीजों में वो दंड बैठक लगाते थे, क्योंकि ज्ञान होता नहीं। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया है, सरकार के पास साधन है, तो हर एक चीज में पहुंचा सकता है। भाई बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, बच्चे की ये चीज कराओ बचपन में, चाहे कोई भी, फिर बाद में कोई भी स्पोर्ट्स कराओ उसको। जैसे चाइना का उदाहरण दे सकते हो, भाई कितने साल पहले, कुछ साल तो उसने भाग ही नहीं लिया ओलंपिक में जी, और आज कितने मेडल जीत रहे हैं। हमने सीखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, जो दुश्मन होता है उसकी अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए। हाँ, उनसे हमने देखना चाहिए वहाँ भाई क्या क्या चीज है। जब वो, और हमारे बच्चे उनसे ज्यादा कैलिबर रखते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है, लेकिन इनको जो जहाँ चने हैं वहाँ जाड़ है, उड़े चने ना। तो जहाँ रुचि है उन बच्चों को इक्विपमेंट नहीं मिलते, साधन नहीं मिलते, कोच नहीं मिलते। जहाँ किसी की रुचि नहीं है वहां सब कुछ ले आके घेर दिया,
उसको कुछ संभालने वाला नहीं, धूल फाँक रहे हैं, मैट पड़े हैं ऐसे ही, उनको कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं। तो हर जहाँ जिस गेम की रुचि है तो उस गेम का प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में जैसे भाई अपने देश में कहीं हॉकी का है, कहीं वह कुश्ती का है, जिस क्षेत्र में कुश्ती का शौक है वहाँ कुश्ती की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। जहाँ वॉलीबॉल की रुचि है अपने देश में, जहाँ एथलेटिक्स की रुचि है वहाँ एथलेटिक्स। लेकिन हम ये थोड़ी कर सकते हैं भाई यहाँ आरक्षण, भाई यहाँ सबके लिए बराबर ये चीज करेंगे। वहाँ हमने ये देखना, हमने हर बच्चे के बारे में सोचना है और हमने फिर मेडल भी लेना है ओलंपिक से। तो हम जब ले सकते हैं जब जिस क्षेत्र में जिस गेम की रुचि ज्यादा है। जैसे दागिस्तान है, कुश्ती का बहुत गढ़ है, वहाँ इतने ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं करते हैं। अब हरियाणा है, यहाँ हरियाणा जैसे कुश्ती का भाई जैसे 80% एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का, ये बेल्ट चले जाओ, इसमें फिर महाराष्ट्र में है रुचि। वैसे तो पूरे देश के अंदर रुचि है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा रुचि है। यहाँ हर गांव में कोई न कोई पहलवान मिल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पीछे से भी भाई माता पिता दादा दादी करते थे कुश्ती, तो यहाँ उन चीजों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले माना जाता था सर कि जमींदारी जो लोग करते थे उनका शौक होता था कुश्ती करना। ये तो जी शौक तो ये भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ खेल है और भारत की रक्षा के साथ कुश्ती। अच्छा। क्योंकि अगर तगड़ा होगा, पहले लड़ाई होती थी भाई तलवार से, भाले से, किसी भी तरह से कुश्ती भी हम पहले, और मनोरंजन भी होता था और देश की रक्षा के साथ जुड़ा हुआ खेल है ये। और ये मैं ये कहूँगा ये सब खेलों की माँ है कुश्ती। क्योंकि सबसे पहले बच्चा पैदा होते ही कुश्ती जरूर बुत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे के सारे गेम इससे ही निकले। एक कुश्ती करने वाला बच्चा अच्छी कबड्डी खेल सकता है, जूडो कर सकता है, बॉक्सिंग कर सकता है, ये मार्शल आर्ट के गेम कर सकता है। तो एक कुश्ती करने वाला कितने गेम कर सकता है। लेकिन उसमें सारी चीजें जो आप फ्लेक्सिबिलिटी भी, सब चीजों के ऊपर एक साइंटिफिक ढंग से अगर कोचिंग दी जाए तो कर सकता है। तो सर क्या रेसलिंग में हमारे देश में आपको लगता है कि ऐसे रिसर्च हो रही है पहलवानों पे कि उनकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए या उनकी इंडोरेंस कैसे बढ़ाई जाए? देखो जी, रिसर्च का सेंटर देखो जी, अब तक जैसे अब स्पोर्ट्स के ऊपर सरकार ने इनोवेशन सेंटर बना देने चाहिए। अब भी रिसर्च के नाम जैसे हर चीज में अब रिसर्च कर रहे हैं, अब तक ऐसे सेंटर है नहीं जिनके ऊपर डाटा के ऊपर रिसर्च करे जाए। जहाँ अच्छे जो सेंटर हैं उन बच्चों के डाटे ले गए कि बच्चे वो किस लेवल पर कहाँ आया और उस बच्चे ने कैसे ग्रोथ की। और पढ़ाई का साथ के साथ, जैसे हम एक ये दो पहलू हो गए, शिक्षा का और खेल का। और हमें तो 10वीं कक्षा तक एक बिल्कुल कोच तैयार हो जाना चाहिए। एक स्पोर्ट्स की एजुकेशन हो उसके पास, उसके शरीर के बारे में, उसके बारे में, और एक्सपर्ट होने चाहिए बिल्कुल, ताकि उनको अलग से उनके स्कूल हो भाई स्पोर्ट्स के, उन स्पोर्ट्स की पढ़ाई हो। फिर अलग आगे जाके पीएचडी भाई किस अलग अलग फील्ड में जाके। इसी प्रकार से जब हम अलग से स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे, उन बच्चों को बचपन से साइंटिफिक ढंग से कोचिंग दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम 15-20 साल में बहुत मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक से। जी सर। तो सर मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने बीपीएड एमपीएड किया, एनआईएस किया है, तो आपने दोनों फील्ड जो मतलब हम कहेंगे कि 90% जो लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स में यही करियर है, बीपीएड एमपीएड और एनआईएस, इसके अलावा और करियर के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। तो आप कैसे कंपैरिजन करते हैं सर कि एनआईएस ज़्यादा बेटर है या बीपीएड एमपीएड ज़्यादा बेटर है? ऐसा जी, स्पोर्ट्स की जो डीपीएड और हम एनआईएस करते हैं ना, वो तो जब हमारा टाइम निकल जाता है, जब पता चलता है उन बातों का। इन बातों का हमें बहुत पहले पता होना चाहिए, बचपन में ही पता होना चाहिए इन बातों का कि एक स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा। अब बीपीएड तो हम 10वीं के बाद 12वीं के बाद करते हैं, तो जब वो समझ आ लेता है तो हमें उन बातों का हमें बहुत शुरू में पहली दूसरी कक्षा में हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। धीरे धीरे उनका सिलेबस उनका अलग ढंग से बना के। स्पोर्ट्स में कितने करियर हैं, क्या क्या करियर स्पोर्ट्स वाला चुन सकता है? हाँ, जैसे हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसे ही हम स्पोर्ट्स, जैसे आज शिक्षा नीति में भी भाई कंपलसरी विषय किया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ,
क्योंकि शिक्षा का एक लक्ष्य होता है भाई, या तो शारीरिक उन्नति करे, या मानसिक उन्नति करे, या भौतिक साधनों की उन्नति करे। बिल्कुल। सबसे पहला काम है शारीरिक उन्नति करना। हाँ, भाई उससे सब कुछ देश जुड़ा है। उससे देश मजबूत होगा। फिर मानसिक उन्नति भी, भाई हमारा दिमाग का लेवल भी होना चाहिए। हमारे भाई पूर्वज दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे पूर्वजों के अनुसार पूरी दुनिया ने कार्य किया है, लेकिन हमारे से क्या चीज, उन चीजों पर विचार करना चाहिए। अब कौन सी चीज हमारे से छूट गई जिसके कारण से हम नीचे चले गए, उन चीजों को भी हमने पकड़ना चाहिए। अब हमारे पास क्या चीज थी ऐसी, भाई हमारे पास मोरल था, चरित्र था, हमारे नियम थे, हमारे क्या चीज थी, उन चीजों पर हमने रिसर्च करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उन चीजों को हमने पकड़ना चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं भौतिक साधन। तो भौतिक साधन हो गए, जब दोनों चीज ठीक होंगी तब भौतिक साधन भी वो अपने आप बना लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब हवाई जहाज ही बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। जब दोनों चीज ठीक है तो तीसरी चीज को बनाने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तन चंगा तो मन चंगा, हाँ, है ना। हाँ जी। तो ये बहुत ही एक चर्चा का विषय ये है सर कि खेल के लिए ना लोगों में जागरूकता, जो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो इतने प्रयास कर रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि कमी है सर? देखो, जब मेडल जीतते हैं, जब मेडल गेम आते हैं, जब तक प्रेस मीडिया भी सारा इसके ऊपर फोकस होता है। हाँ, उसके बाद कोई भी पूछता हुए कौन कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल। और उस पोजीशन तक आप जैसे व्यक्ति हैं जो भाई इन बातों को बाद में उठाते हो और भाई एक ग्रास रूट पर पहुंचाते हो। जी सर जी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बजट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स का, अब 3300 करोड़ रुपए है, पता ना इतना है जी। 3300-3400 करोड़ रुपया होगा। इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ आबादी है। ये बताओ 3300-3400 करोड़ रुपए क्या मायने रखता है? इक्विपमेंट क्या, कितने इक्विपमेंट आएंगे, कहाँ कहाँ पहुंचाओगे? भाई स्टेट बॉडी भी होती है, लेकिन एक सेंटर का भी तो गवर्नमेंट, जो आप स्टेडियम बनाओगे वो हर चीज में काम आते हैं, आम जनता को भी काम आते हैं, स्पोर्ट्स को भी काम आते हैं। उससे हमारा जीडीपी भी बढ़ता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, इससे सारी चीजों में लाभ होता है हमें। तो एक ग्रास रूट पर एक जैसे फौज की तैयारी करते हैं, एक फौजी भी वहीं से मिलेंगे आपको अच्छे। हाँ, जब आप सब फिजिकली फिट होंगे तो हमें लोग अच्छे बच्चे मिलेंगे आर्मी के लिए भी। भाई उसको हर तरीके से तैयारी, जब ये समझो हमारी तैयारी गर्भ से चल पड़ी, तो हमने पूरा एक एक पॉइंट है उसको काम भी देना है। फिर अगर कोई चीज हमने तैयार कर दी और उसको काम नहीं मिला, अब जैसे बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, जब हम कोई चीज हमने तैयार की और उसको हम काम नहीं लेंगे तो डाउन हमारे को नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। तो हम उससे काम लेना चाहिए, उससे काम लेंगे देश आगे बढ़ेगा। तो देखो, जो चीज हम तैयार करते हैं फिर उससे हमने लेना भी है, तो हमने ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता है। ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा उसमें दिखाई कुछ नहीं देता, जैसे हमने इतना पैसा लगाया था क्या मिला, ये बहुत आदमी कह देंगे, लेकिन असलियत में उसका रिसर्च करोगे, गहन रिसर्च करोगे तो उसका बहुत लाभ होता है। जैसे 1000 रुपये साइन स्कीम की थी भाई 2003 में, भाई अडोप्टेड स्कीम, अखाड़ा अडोप्ट स्कीम, आज भी उसमें 1000 रुपये है 10 महीने के लिए। एक टैलेंटेड बच्चे के लिए 1000 रुपये क्या मायने रखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा लिया आप। ये तो 5-10 हजार रुपये तो कम से कम जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके ऊपर समय लग रहा है, एक बच्चे के खाते में जाते हैं। एक कोच के हाथ में ये होना चाहिए भाई ये अच्छी तरह से उसकी जगह दूसरे ने मौका दो, अगर वो 2 साल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देता उसको दूसरे को दे दो मौका। तो इसको भी बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। ग्रास रूट पर बच्चों के लिए छोटे छोटे सेंटर, जहाँ जिसकी रुचि है उनको प्रोत्साहन के रूप में उनके कंपटीशन, उनको भाई खुराक के लिए कुछ पैसा, उनको उसके लिए इक्विपमेंट, फिर उनका बाहर अच्छे जो कंट्री उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वे देखें, उन्हें पता चले। देखने जब उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कंपटीशन होंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वे देखेंगे भाई हम कहाँ, हमारे में कमी है, और फिर कोच भी सुधार करेंगे, बच्चे भी सुधार करेंगे, तो हम ओलंपिक से बहुत मेडल जीत सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत कैपेसिटी है, यहाँ टैलेंटेड बच्चे, बहुत मानसिक रूप से टैलेंटेड और कॉन्फिडेंशियल बच्चे हैं यहाँ।
तो सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि रेसलिंग की अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें पूरे नॉर्थ इंडिया में, जैसे जैसे आपने बताया कि भी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और आपका पूर्वांचल हो गया, तकरीबन तकरीबन कितनी एकेडमीज जो होंगी जो साई चला रही होंगी और जो प्राइवेट अखाड़े भी यहाँ पर बहुत सारे चल रहे होंगे, क्या उनका कोई डाटा? देखो जी, हाँ। गवर्नमेंट से कुछ लगा लो, जब तक वहाँ काम करने वाला व्यक्ति डेडिकेटेड नहीं होगा, ये सिर्फ नौकरी से काम नहीं होता, ये तो 24 घंटे ही नौकरी होती है। बच्चा टच में रहता है बिल्कुल अपने कोच के। जहाँ डेडिकेशन होता है, जहाँ सपोर्ट मिलेगी, जहाँ डेडिकेशन होगा वो तो सेंटर अच्छा चलेगा, वो स्टेडियम अच्छा चलेगा। जहाँ डेडिकेशन नहीं है, खेल के प्रति एक फॉर्मेलिटी है, नौकरी करनी है, तो वहाँ बच्चे नहीं निकलेंगे। तो डेडिकेशन दोनों का होना, और वहीं वहाँ उनको ज़्यादा प्रोत्साहन भी देना चाहिए सरकार ने भी। जहाँ भैया एक तो सरकार चलाती है कितना करोड़ों रुपए लगा के, एक आदमी अपने बलबूते पर काम कर रहा है तो उसको तो वो सरकार का ही तो काम कर रहा है, बिल्कुल, तो उसको तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ इतनी रुचि लेगा, अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ जो काम कर रहा है, तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। तो सर जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वीडियो पे जुड़ते हैं, आप उन नए कोचों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो प्रयास कर करके थक चुके हैं और उस स्टेज पे आ चुके हैं कि यार छोड़ो सब, गेम गुम जो होगा देखा जाएगा। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो दोबारा मोटिवेट हों और अपना प्रयास दोबारा शुरू करें? आपके माध्यम से देखो संदेश देना चाहता हूँ, और कि ये धर्म का सबसे उत्तम कार्य है। अपनी पीढ़ी को, निचली पीढ़ी को हमने कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी सोचना चाहिए, नए नए कोचों को अपना प्रोत्साहन के तौर पर बाहर के कंपटीशनों में भी भेजना चाहिए। उनको देखना चाहिए, दिखाना चाहिए वही कैसे ये बच्चे कंपटीशन लड़ते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम, सब सारी दुनिया एक है। तो और उनको भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ कोई ना भेजते तो हम कोई काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, हम अपनी पीढ़ी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम भाई हिंदुओं में, हम सनातन में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, पक्का है, लगातार जन्म है, अगली बार हो जाएगा, अगली बार मिल जाएगा। जो हम कार्य करेंगे उससे आगे ही बढ़ेंगे। तो हमें हमेशा जिस राष्ट्र के अंदर से हमारा पालन पोषण होता है, और उसका हमें कर्जा पूरे अच्छी तरह से उतारना चाहिए, राष्ट्र के लिए पूरा कार्य करना चाहिए, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। तो उन्होंने हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भाई ये बच्चा चला गया, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को क्या मिला। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं ध्यान देना चाहिए। मिलना जुलना तो देना तो परमात्मा ने, कोई बात नहीं, जो कार्य करता है उसका कर्म का फल मिलता है। मैं तो इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। तो अपना कार्य करो, और कृष्ण ने, भगवान ने गीता में भी कहा है भाई फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करते रहो। तो हम उन चीज़ों में बहुत विश्वास करते हैं। तो सर जैसे कि आपने छारा में स्टार्ट किया था एकेडमी, तो उसके बाद आपने अपने जो आपके अच्छे प्लेयर हुए उनको आपने शहरों की तरफ भेजा एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो क्या ये एडवांस ट्रेनिंग आपके वहाँ उन गाँव में भी हो सकती थी, या अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिसकी वजह से कोई डाइट का या कोई प्लानिंग का कोई इशू? वहाँ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब वहाँ कोई उनको बच्चों को क्या बोलते हैं, वो करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं या गोद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्ट करना, या अडॉप्ट बच्चों को करते हैं। यहाँ कंपनी वहाँ जाते नहीं। तो अगर छोटे बच्चों को वहाँ, जैसे अब कुछ कंपनियां भाई उनको सपोर्ट करने लगी है स्पॉन्सरशिप के तौर पे, स्पॉन्सर वगैरह, तो यहाँ जो बड़े यहीं तक सीमित रह जाते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं। फिर बच्चे सोचते हैं भाई हम वहीं चले। तो भाई आपको और भी वहाँ जल्दी सपोर्ट मिलेगा, जल्दी जानकारी मिलेगी, तो इसलिए शहरों की तरफ, शहरों में भी अब तो देहात में भी बहुत अच्छे अच्छे अखाड़े सेंटर बन चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सुविधा भी है, और बस इतना ही है कि उनको सपोर्ट चाहिए। सर जैसे आजकल मैं पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि
जो नाडा है एंटी डोपिंग एजेंसी, वो बहुत सक्रिय रूप से नेशनलों में एक्टिव हो रही है। हाँ, क्या आपको लगता है कि हर स्पोर्ट्स में ऐसा हो रहा है कि बच्चे डोपिंग का सहारा लेकर अपनी परफॉर्मेंस? मैं बताऊं, डोपिंग का इतना सहारा ले रहे हैं, मतलब बहुत बच्चों की, ये लाखों करोड़ का बजट है जो इसके नाम से बिल्कुल नकली जाता है, और लगभग 50% बच्चों की जिंदगी खराब हो चुकी है इनके कारण से। डोप के नाम, ये सप्लीमेंट के नाम से, पता नहीं सरकार का क्यों ध्यान नहीं जा रहा। अब जो खाने की चीजें ऐसी बच्चों को दी जाती हैं और उनसे लाइफ स्पाइल हो रही है उनकी, उनको परफॉर्मेंस के नाम पर। तो जो बच्चे में जरूरत है, अब उसको स्वर्ण भस्म कभी चल जाता है, बोला इनको भस्म खिलाते हैं, स्वर्ण भस्म खिलाते हैं। बच्चे को देखो जो चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, वह चीज देनी चाहिए। उसको लोह की आवश्यकता है तो लोह दो, उसको स्वर्ण की भस्म की आवश्यकता है स्वर्ण भस्म दो। जब उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता प्रोटीन की है या जिस चीज की आवश्यकता है वो दो। हम्म, जब उसको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं तो क्यों दो? बिल्कुल। जो नेचुरल डाइट से ले रहा है तो क्यों देते हो? तो हमें इन चीज पर भी बच्चे बहुत ज्यादा इसके ऊपर मतलब डिस्टर्ब है, डाइट के ऊपर। भाई बच्चे को कितनी डाइट, कितनी उसकी परफॉर्मेंस, उस बच्चे के अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, इन चीजों की टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा देखना चाहिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आज की चर्चा का। जब बजरंग पुनिया या दीपक पुनिया आपके पास आए थे तो उनकी उम्र क्या रही होगी स्टार्टिंग में, जब सीखने की उम्र? दीपक पुनिया तो 5-6 साल का था और दीपक 7-1 साल का था। नहीं, वो के बजरंग 7-8 साल का था मेरे पास आया। तो तब से बिल्कुल छोटे छोटे थे, लगभग शुरू का तो मेडल ही 38 किलो में 36 किलो में था उसका नेशनल में। तो ये बचपन से ही उनको बता दिया था मैं, तो बचपन से भाई ये चीजें होंगी, क्योंकि गुरुजी से सीखे थे हम। तो हम तो उनको शुरू से ही मगर बेटे ध्यान अपना टारगेट ओलंपिक का रखना चाहिए, बीच की चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। बिल्कुल सर। तो अभी भी आपके पास सर, मैंने सुना है कि वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं जब उनका कैंप वगैरह से फ्री? अब मेरी बातचीत लगातार होती रहती है, आते भी रहते हैं मेरे पास। और क्योंकि वे वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स मैन हो गए, उनके वर्ल्ड लेवल के अब अपने कोचों से भी, भाई वर्ल्ड लेवल के रेसलर से भी, क्योंकि हम तो अपना जितना है उसको बता दिया, हम जितना ज़्यादा वो नहीं दबाव देते ये मान लो ये, क्योंकि वो उनका भी अपनी लाइफ है, उनका अपना स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उनका, तो उनका अपना अनुभव भी है, तो ये तो उनसे भी हम कुछ सीखते हैं। आज के लिए सर इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस स्पोर्ट्स पे चर्चा के विषय का मुद्दे के आज आप एक हिस्सेदार बने। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आते ही बड़ी खुशी हुई आपका ये देख के, और आपने जो बहुत अच्छे प्रश्न किए हमारे से, ताकि पूरे देश के बच्चों को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। जी सर। तो आपके जो आपका हार्ड स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, इसको बहुत बहुत आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप भी हमारे इस चर्चा, स्पोर्ट्स पे चर्चा के विषय से जुड़ सकते हैं। आप हमें अपने क्वेश्चन आंसर्स या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हम तक शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम उसको रखें किसी अपने गेस्ट के साथ, तो आप वो हमें मेल पे भेज सकते हैं। हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है hello@hswf.network। या आप उस चर्चा का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप हमें अपनी डिटेल भेजिए। हम आपसे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, और जो भी सूटेबल टाइम होगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, उस पर हम आपके साथ ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।